नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जिसमें हमने अब तक 6 सेट कंप्लीट कर दिए हैं 20-20 क्वेश्चन के। आज अच्छे 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेके आया हूँ। आइए शुरुआत करते हैं और अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। देखो दोस्तों, केमिस्ट्री का पार्ट 7 है ये, टोटल 10 तक अपने करेंगे। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं। एक अच्छा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इलेक्ट्रॉन है एक अल्फा कण, एक बीटा कण, हाइड्रोजन आयन या पॉजिट्रॉन। क्या होता है इलेक्ट्रॉन बताओ? तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो एक बीटा कण होता है। बीटा कण के उत्सर्जन पर इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है ना। नाभिक होता है, नाभिक से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती है। तो आप याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बीटा कण है, एक बीटा पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। बीटा पार्टिकल भी नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज होता है ना। तो याद रह जाएगा आपको। आपको पता है परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन एक बीटा कण है। सिंपल सा याद रखो आप। चलो आगे चले। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? देखो, 6 अगस्त 1945 को सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर। उसके बाद में दूसरा जो परमाणु बम फेंका गया था वो फेंका गया था 9 अगस्त 1945 में। कहां पर? नागासाकी में। कहां पर फेंका गया था? नागासाकी। ये दोनों जगह कहां पे हैं? जापान में है। 6 अगस्त 1945 को जब परमाणु बम फेंका गया था तो लगभग 1,29,000 लोगों की क्या हुई थी? मौत हुई थी, जिसमें मोस्टली सिविलियंस थे। और इधर 2,26,000 लगभग लोगों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। तो सबसे पहला फेंका गया परमाणु बम कहां था? हिरोशिमा पर। एक बहुत ही बड़ी त्रासदी थी उस समय की। और ऐसा कहा जाता है कि हिरोशिमा नागासाकी में आज भी कोई जानवर या कोई बच्चा पैदा होता है तो वहां पर विकिरण के प्रभाव के कारण उनमें कुछ ना कुछ विकृति आ जाती है। तो 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में, 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में 1,29,000 और 2,26,000 लोगों की मौत हो गई थी। जापान में है ये जगह। क्वेश्चन समझ में आई बात? चलें आगे। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवयव के समस्थानिक की विशेषता है? समस्थानिक, जिसे हम कहते हैं आइसोटोप, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आइसोटोप कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक की क्या खासियत होती है कि इनमें परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक, देखो मैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये समस्थानिक का क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ लिया। आपको समस्थानिक का पता है, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटोप। आपको ये भी पता है एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक की बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या है? किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या है? परमाणु क्रमांक है। प्रोटॉनों की संख्या क्या है? परमाणु क्रमांक है। राइट। अच्छा, मास नंबर क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या है बताओ? द्रव्यमान संख्या क्या है बताओ? द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या होता है? योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियॉन के नाम से जाना जाता है। राइट। यहां तक कहानी समझ में आई? परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बारे में बताता है और द्रव्यमान संख्या हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग के बारे में बताता है। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2,
1H3, है ना, 1H3, यानी इनका परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है। ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या बताती है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक, तो ये एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक है। अब एक बात बताओ, मैं द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, न्यूट्रॉन बचेगा ना, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से अगर मैं प्रोटॉन बता दूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, न्यूट्रॉन बचेगा, है ना। तो देखो, अप्राय आकार के न्यूट्रॉन गलत, परमाणु में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन गलत, नाभिक में विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन गलत, नाभिक में भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन हैं, ये सही आंसर होगा। समस्थानिक में देखो, एक परमाणु अगर उदासीन है ना, जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो समान है, भिन्नता आ किसमें रही है, भिन्नता आ रही है न्यूट्रॉन में, है ना। इसमें से घटाएंगे तो इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें घटाएंगे तो 1 न्यूट्रॉन है, इसमें घटाएंगे तो 2 न्यूट्रॉन है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, डिफरेंट है क्या, न्यूट्रॉन, यानी नाभिक में भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन होते हैं समस्थानिक में, नाभिक में समस्थानिकों में भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो बहुत समस्थानिक की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से ये कॉम्पिटिशन में पूछी गई थी, समझ में आ गई बात। चलो, निम्न में से किस तत्व के अणु में परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन, सल्फर जिसे हम गंधक कहते हैं, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो उस समय अपने को आंसर देना होता है सल्फर। सल्फर में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 8, कितनी, 8, S8 तक पॉसिबल है ना, S8 सल्फर, याद रह जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है, सल्फर, ठीक है। चलो आगे चले, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन जिसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, बिल्कुल गलत। जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो क्या वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो क्या वो रासायनिक परिवर्तन है, नहीं, प्रकाश का तो प्रकाश ही रहा, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, बिल्कुल, सब्जियों को आपने पकाया है, सब्जियां मुलायम हो गई है, क्या आप पहले वाली सब्जी प्राप्त कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही है। छानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, है ना, तो मिट्टी रही ना, तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नमक का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, नमक और पानी को अपने सेपरेट कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। तो रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, तो वह यहां पर क्या होगा, आंसर होगा। भौतिक परिवर्तन में अपने को नया पदार्थ नहीं मिलता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ मिलता है। रासायनिक परिवर्तन एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, एक इरिवर्सिबल चेंज है, पहली वाली अवस्था आपने वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, राइट। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सुनो, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियम में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है। देखो एक रिएक्शन बताता हूं दोस्तों, ये लोहा है सॉलिड स्टेट में, और कॉपर सल्फेट का जो विलियन होता है वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियन में डुबो देते हैं तो क्या होता है, FeSO4 बनता है और कॉपर सेपरेट हो जाता है, ये हो गया सॉलिड और ये हो गया लिक्विड। क्योंकि जो आयरन होता है उसकी सक्रियता, रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये सल्फेट से क्रिया कर लेगा और फेरस सल्फेट बना लेगा, है ना, और ये कॉपर अलग हो जाएगा। तो देखो अब होता क्या है, उस समय लोहे की कील का रंग जो है वो भूरा हो जाता है, बिल्कुल सही है, तथा कॉपर सल्फेट का विलियन का नीला रंग फीका पड़ने लग जाता है। ये जो कॉपर सल्फेट का विलियन था ये रंग कैसा था, नीला, है ना। अब फेरस सल्फेट बन गया, इस फेरस सल्फेट के कारण वो जो नीला रंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फीका पड़ने लग जाएगा। तो अ ही सबसे सही आंसर है। लोहे की कील का रंग सफेद हो जाता है, गलत,
कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग भूरा पड़ जाता है, गलत। लोहे की कील का रंग आसमानी हो जाता है, कॉपर सल्फेट के नीला रंग भूरा पड़ जाता है, ये गलत। लोहे की कील का रंग अपरिवर्तित है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग फीका पड़ जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग फीका जरूर पड़ता है पर रंग अपरिवर्तित रहता है, ये गलत है। तो सबसे सही आंसर क्या है, याद रह जाएगा बच्चों। क्या क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उस समय क्या होता है, कील का रंग तो भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो नीला होता है वो धीरे धीरे फीका पड़ने लग जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपको याद रखनी है। चलो, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण जिसे अपने बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ, प्रोटॉनों का लाभ, प्रोटॉनों की हानि या इलेक्ट्रॉनों की हानि, जिसे अपने कह देते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या चीज है दोस्तों, देखो ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, ये बात क्या है समझो। ऑक्सीडेशन होता क्या है, पहले एक बात बताओ। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है। धातुओं का एक गुण होता है, जैसे जिंक है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn+2 बना लेगी। सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम +1 बना लिया। जबकि अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। तो इलेक्ट्रॉन की हानि या इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या है, ऑक्सीडेशन है, ये ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना है ना, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होना या लाभ होना क्या है, रिडक्शन है, अपचयन है ना। तो पहला तो ऑप्शन अपचयन को शो कर रहा है, रिडक्शन को, रिडक्शन जिसे अपने बोलते हैं अपचयन। अगर लाभ की बात आ जाती तो ये अपचयन था, है ना। ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन है, ये छोड़ो। और आपको इलेक्ट्रॉनों की हानि है वो क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? चलें आगे, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, उत्प्रेरक जिसे अपने बोलते हैं कैटलिस्ट। उत्प्रेरक कैटलिस्ट वह पदार्थ है, वो सब्सटेंस है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अ व ब दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो उत्प्रेरक एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। क्योंकि जो उत्प्रेरक होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक भी होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक भी होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है। जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है ना वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, जबकि जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है ना वो अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक देखा जाए तो करता क्या है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, यानी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है ना, रेट को चेंज करता है। तो यहां पर अपने को आंसर क्या होगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, बिल्कुल सही। अभिक्रिया की दर को घटाता है, बिल्कुल सही। ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। अ व ब दोनों, सबसे सही आंसर होगा इसका स। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे सही आंसर कौन सा हो गया, स। उत्प्रेरक कैटलिस्ट वो होते हैं जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते भी हैं, घटाते भी हैं। देखो एक ग्राफ से समझाता हूं मैं आपको, सिंपल सा, है ना। एक सिंपल सा ग्राफ है, उससे अपने इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यूं, मान लो ये कोई क्रियाकारक थे और ये प्रोडक्ट है उत्पाद, है ना। क्रियाकारक से ये उत्पाद बन रहे हैं। इस अवस्था को अपने साम्य अवस्था कह देते हैं, साम्य अवस्था कह देते हैं। और है ना, क्रियाकारक से उत्पाद को बदलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को अपने बोल देते हैं संकीर्ण ऊर्जा।
क्या बोल देते हैं, संकीर्ण ऊर्जा, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, इसी संकीर्ण ऊर्जा को या तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, या इसी संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ा देंगे। ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो तो बढ़ा देते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया को पूरा होने में ज्यादा समय लगता है, और धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिसको अभिक्रिया में पूरा होने में कम समय लगता है। ठीक है, तो कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि उत्प्रेरक करते क्या है, तो उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम या ज्यादा कर देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो तो कम कर देते हैं, और ऋणात्मक उत्प्रेरक नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। राइट, तो उत्प्रेरक एक ऐसे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन खुद रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हैं, है ना, कोई क्रिया नहीं करते हैं, खुद का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ अभिक्रिया को बढ़ाएंगे घटाएंगे, लेकिन खुद के रासायनिक संगठन में, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलो 9वां क्वेश्चन, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसके कारण है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। हीरे का जो एक कार्बन परमाणु होता है ना दोस्तों, वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है ना, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट है, और हीरे में जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो कितना होता है, वो होता है sp3। ठीक है, और हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय, और इस चतुष्फलकीय संरचना के कारण ही हीरा कठोर है ना, जिसे अपने बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसमें जो बॉन्डिंग होती है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हीरे को कठोरता का कारण बनता है। सबसे कठोर पदार्थ ही हीरा होता है ना। तो कुछ बातें मैंने लिखाई है कि हीरे में संकरण होता है वो sp3 होता है, एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, बंध कोण है, वो 109 डिग्री 28 मिनट है, और इसकी संरचना है वो चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, और क्या बात मैंने बताई कि हीरा है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, और कुछ हीरे होते हैं वो काले रंग के होते हैं, जिनका उपयोग कांच को काटने में किया जाता है, उन्हें हम बोर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बोर्ड के नाम से जानते हैं, BOART, बोर्ड। हीरे का एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इस कारण हीरे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इस कारण हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। तो ये भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, हीरा विद्युत का कुचालक क्यों है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। आवेश के प्रवाह की दर ही तो विद्युत धारा है, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर ही तो विद्युत धारा है। ठीक है, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना है, जिसके कारण हीरा क्या है, कठोर है। यहां पर सबसे सही आंसर ये होगा। चलो, भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है। ईंधन आर्द्र है, गलत, यानी ह्यूमिड है, उसमें पानी की मात्रा है। अगर वो ह्यूमिड होगा तो सही से जलेगा ही नहीं। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। भोजन सही तरीके से नहीं पका है, गलत, भोजन सही नहीं पकेगा तो बर्तन काला हो जाएगा। ईंधन पूरी तरीके से जल रहा है, अगर ईंधन पूरी तरीके से जलता है ना, फ्यूल अगर सही से जलता है ना, तो बर्तन काला नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। अपूर्ण दहन के कारण, इनकम्प्लीट कंबंशन के कारण क्या होता है, जो कोई भी बर्तन होता है उसकी बाहर की तली होती है वो काली हो जाती है ना, कालापन, काला सी जम जाती है, जिसे आपने शूट कहते हैं, शूट, है ना। ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, इसी के कारण बर्तन की तली बाहर से क्या हो रही है, काली हो रही है। इसे हम शूट के नाम से भी जानते हैं, है ना। ईंधन पूरी तरीके से क्या नहीं हो रहा है, जल नहीं रहा है। तो बात समझ में आई, ईंधन पूरी तरीके से जल नहीं रहा है। भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना क्या दर्शाता है कि ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, जिसके कारण बर्तन के चारों तरफ काला सी जम जाती है, जिसे शूट कहते हैं अपने। ठीक है, चलो, रेफ्रिजरेंट फ्रियोन है। देखो, रेफ्रिजरेटर में, एसी में पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता था, CFC, है ना। तो रेफ्रिजरेट फ्रियोन है, उसका वास्तविक देखा जाए तो नाम क्या है, डाइफ्लोरोमीथेन।
तो सबसे सही आंसर क्या है? द। कैल्शियम फ्लोराइड गलत, एक प्रकार का बहुलक गलत, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल गलत। ये क्या है? ये है ना, CFC के नाम से भी इसको जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे फ्रियोन, फ्रियोन को CFC के नाम से भी जाना जाता है। फ्रियोन होता है उसे CFC भी कह देते हैं। चलो, तो रेफ्रिजरेटर फ्रियोन क्या है? वो है डाइफ्लोरोमीथेन। चलो, निम्नलिखित में से एक प्लास्टिक नहीं है। बेकेलाइट एक प्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ताप दृढ़ प्लास्टिक है, जो कि फिनोल व फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया से बनता है। विनाइल एक प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सेलुलाइड भी एक प्लास्टिक है। रबर, रबर किस में नहीं आएगा? प्लास्टिक में नहीं आएगा, तो रबर सबसे सही आंसर है। बहुलक होते हैं, उसको 3 भागों में हम बांटते हैं, प्लास्टिक, रबर और रेसे। तो रबर प्लास्टिक में नहीं है, है ना। 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ। प्राकृतिक रबर होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उस समय आंसर देना होता है आइसोप्रीन। किस नाम से जानते हैं? आइसोप्रीन के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक जो संश्लेषित रबर है, जिसको आपने लैब में तैयार किया है, संश्लेषित रबर है जिसको आपने लैब में तैयार किया है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको नियोप्रीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसको नियोप्रीन के नाम से, है ना, नियोप्रीन के नाम से जानते हैं। तो संश्लेषित रबर हो गया नियोप्रीन, है ना, और प्राकृतिक रबर हो गया आइसोप्रीन। क्या हो गया? आइसोप्रीन। ये कहानी समझ में आई? तो रबर है वो क्या है? प्लास्टिक नहीं है। और प्राकृतिक रबर, संश्लेषित रबर, ध्यान रखना, आइसोप्रीन और नियोप्रीन। चलो, भूपटल पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? एलिमेंट कौन सा है? भूपटल पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व, एलिमेंट कौन सा है? कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? देखो, भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, सेकंड नंबर पर सिलिकॉन है, थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम है ना, और फोर्थ नंबर पर क्या है? आयरन है ना। क्या है? आयरन। ये भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली एलिमेंट्स है। तो सबसे ज़्यादा 4 आप याद रखना, सबसे ज़्यादा कौन सी है? ऑक्सीजन, है ना, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम और चौथे नंबर पर आयरन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन, राइट, भूपटल पर। ठीक है, चलें आगे। चलो, सुमेल कीजिए CNG, जिसे आपने बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है वो मीथेन और एथेन का एक संयोग से बनती है, मीथेन और एथेन से। तो इसको तो आपने मिला दिया यहाँ से। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन से बनती है। तो LPG में प्रोपेन एंड ब्यूटेन कहाँ है? ये रहा, तो इसको यहाँ से मिला दिया। कोल गैस, कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है और मीथेन होती है। तो देखो, कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और वाटर गैस में ये मीथेन हट जाती है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाटर गैस है ना। तो अब ये ऑप्शन देखो, पहला किससे मिल रहा है? चौथे से। तो पहला किससे मिल रहा है? तीसरे। तो तीसरा इसमें और इसमें है, ठीक है। दूसरा किससे मिल रहा है? दूसरा दूसरे से मिल रहा है, तो दूसरा इसमें है। तीसरा किससे मिल रहा है? चौथे से। और चौथा किससे मिल रहा है? पहले से। तो सबसे सही आंसर कौन सा हो गया? सर, याद रह जाएगा दोस्तों, क्या बात बताई मैंने? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से जो बनती है वो होती है वाटर गैस, जिसे भाप अंगार गैस भी कहा जाता है। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से, है ना। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, पता है आपको, इसे मार्स गैस भी बोलते हैं। और LPG है वो ब्यूटेन और प्रोपेन से, और CNG है वो मीथेन और इथेन से।
सीएनजी का सबसे मुख्य घटक मीथेन होता है दोस्तों, लगभग 85% तक मीथेन होती है और 15% तक इसमें एथेन होती है सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, कोल गैस, वाटर गैस का इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज किया जाता है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं और उस बुलबुले का कारण होता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनो क्या है, एक एंटा एसिड होता है जो पेट की अम्लीयता को क्या करता है, दूर करता है ना। एक बड़ा फेमस एंटा एसिड है जो अपनी पेट की अम्लीयता को दूर करते हैं ना, उनको एंटा एसिड कहते हैं दोस्तों। उनको हम क्या कहते हैं, एंटा एसिड, एंटा एसिड बोलते हैं, एंटा एसिड, है ना। और एक बड़ा फेमस एंटा एसिड है जिसका नाम है MgOH का होल ट्वाइस। इसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक एंटा एसिड है MgOH का होल ट्वाइस जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, जो पेट की अम्लीयता को क्या करता है, दूर करता है, जो पेट की अम्लीयता को, एसिडिटी को क्या करता है, दूर करता है, राइट। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं जिसका कारण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। तो सॉरी, जिसका कारण है CO2 गैस, और इनो है वो अपनी पेट की अम्लीयता को दूर करते हैं। एक एंटासिड मैंने और बताया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। चलो आगे चले, चलो। तरल नाइट्रोजन का ताप होता है, देखो लिक्विड नाइट्रोजन होती है ना, वो लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है ना, उसका तापमान होता है -197 डिग्री सेंटीग्रेड। एज ए कूलेंट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। जहां पर बहुत बड़ा कंप्यूटर का सेटअप होता है, मान लो वहाँ हीट बहुत ज़्यादा है तो कंप्यूटर के सेटअप में अपने कूलेंट की तरह इसको यूज करेंगे। क्रायोजेनिक्स में इसको यूज किया जाता है ना। साइंटिस्ट लोग होते हैं वो, है ना, बहुत कम ताप पर मटेरियल की प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए, प्रॉपर्टीज का अध्ययन करने के लिए, स्टडीज के लिए इस लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, है ना। वीर्य जो होता है अपना, स्पर्म जो होता है, उसको लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में सुरक्षित रखा जाता है लैब में। तो लिक्विड नाइट्रोजन का ताप कितना होता है, -197 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रह जाएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ध्यान में रखना। चलो, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्रकृति में फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो उस समय आंसर देना होता है सोना। सोना जिसे अपने गोल्ड बोलते हैं, सिंबल क्या होता है AU। लोहा सिंबल क्या है Fe। चांदी सिंबल क्या है Ag। जस्ता सिंबल क्या है Zn। AU को अपने क्या बोलते हैं ओरम, है ना। Fe को अपने बोलते हैं फेरम। Ag को अपने बोलते हैं अर्जेंटम, अर्जेंटम, है ना, अर्जेंटम। और जिंक को अपने बोलते हैं जस्ता। तो जो सोना है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु होती है। सिल्वेनाइट हो गया, है ना। सिल्वेनाइट इसका बहुत अच्छा अयस्क माना जाता है ना। अयस्क क्या है इसका? एक फेमस अयस्क है सोने का, वो है सिल्वेनाइट। अच्छा, सोने के बारे में एक और बात बताओ कि सोने की जो शुद्धता होती है वो किस में मापी जाती है? कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। और आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का काम में लेते हैं अपने? 22 कैरेट सोना काम में लेते हैं, राइट। ये बात समझ में आई। और एक क्वेश्चन बनता है कि जो सोना होता है उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कॉपर मिलाया जाता है। कॉपर को अपने क्या बोलते हैं? क्यूप्रम के नाम से जानते हैं, है ना। शुद्ध सोना होता है वो मुलायम होता है, तो उसके आभूषण होंगे ना वो स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, उनका शेप है ना वो फिक्स नहीं रह पाएगा। इसलिए उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए हम खाद के रूप में उसमें कॉपर मिला देते हैं जब हम आभूषण बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। तो सोना एकमात्र ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में क्या होती है? पाई जाती है, ठीक है। धातु जिसे अपने बोलते हैं मेटल।
हेरोइन का रासायनिक नाम है, तो हेरोइन का रासायनिक नाम होता है मॉर्फिन डाइएसीटेट। हेरोइन का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है? मॉर्फिन डाइएसीटेट। तो मॉर्फिन डाइएसीटेट है वो हेरोइन का क्या है? रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। तो अ इसका क्या है? सबसे सही आंसर है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है? देखो, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ना, वो तो होती है Hg। Hg जिसे अपने मरकरी कहते हैं, जिसे अपने पारा कहते हैं, राइट। यही क्वेश्चन ऐसे बनता है, एकमात्र अधातु, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में उपस्थित होती है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो होती है ब्रोमीन। वो कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन। तो यहाँ पर एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो क्या है? ब्रोमीन है। तो सबसे सही आंसर क्या हो गया? स, ब्रोमीन। निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव है? ब्रोमीन। सल्फर नहीं है, क्लोरीन नहीं है, आयोडीन नहीं है, कौन सी अधातु है जो द्रव है? वो है ब्रोमीन, राइट। चलो, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से एक धातु निकाली जाती है, याद रखना, मैग्नीशियम। एक विधि होती है, उस विधि का नाम होता है डोव विधि, है ना। उस डोव विधि से समुद्र के पानी से, है ना, मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है, और जो प्राप्त होती है वो मैग्नीशियम अपने को इस रूप में प्राप्त होती है, और इससे अपने मैग्नीशियम प्राप्त करते हैं। समुद्र के पानी में इस टाइप का एक अयस्क होता है MgCl2.6H2O, जिसे आपने बोल देते हैं हेक्सा हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हेक्सा हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। हेक्सा हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम होता है ना। इससे अपने मैग्नीशियम प्राप्त करते हैं डोव विधि के द्वारा। याद रह जाएगा, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम। यहां तक कहानी समझ में आई दोस्तों? ये अपना आज का सेशन था। कैसा लगा सेशन? कमेंट जरूर करना, प्रैक्टिस करते रहो। 3 सेशन में आपके लिए और लेके आऊँगा, उसके बाद में अपने बायो स्टार्ट करेंगे, बायो के बाद में फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके टोटल 30 लेक्चर होंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बार बार विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना, आप प्रैक्टिस करोगे तो 101% आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।